नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। स्पेशलिटी स्टील के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन यानी पीएलआई योजना के दिशा निर्देशों को लागू करने के नियम अधिसूचित किए गए। सरकार ने जारी किया राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020। यूएनईपी के मुताबिक जलीय तंत्रों में वर्ष 2040 तक प्लास्टिक प्रदूषण में हो सकती है 3 गुना तक बढ़ोतरी। भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए जारी किया स्केल आधारित विनियामक ढांचा। अमेरिका ने स्पष्ट किया कि यदि चीन ताइवान पर आक्रमण करता है तो अमेरिका उसकी रक्षा करेगा। और वस्त्र मंत्रालय ने पीएम मित्र के तहत 7 पार्क स्थापित करने के लिए अधिसूचना जारी की। और अब खबरें विस्तार से। इस अंक में सबसे पहले बात करेंगे विशिष्ट इस्पात यानी स्पेशलिटी स्टील के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के दिशा निर्देशों को लागू करने के नियम अधिसूचित किए गए। जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6,322 करोड़ रुपए की पीएलआई योजना को स्वीकृति प्रदान की थी ताकि वर्ष 2026-27 तक विशिष्ट इस्पात के उत्पादन को 18 मिलियन टन से बढ़ाकर 42 मिलियन टन किया जा सके। विशिष्ट इस्पात एक वैल्यू एडेड इस्पात है। सामान्य रूप से तैयार इस्पात पर कोटिंग, प्लेटिंग और हीट ट्रीटमेंट के माध्यम से उसे उच्च मूल्य वर्धित इस्पात में बदला जाता है। इस इस्पात का उपयोग रक्षा, अंतरिक्ष, विद्युत आदि जैसे विभिन्न रणनीतिक क्षेत्रों में किया जा सकता है। इन नियमों का लाभ ये होगा कि इससे इस्पात के निर्यात में वृद्धि और उच्च श्रेणी के इस्पात के लिए आयात पर निर्भरता में कमी आएगी। इसके अलावा लगभग 40,000 करोड़ रुपए मूल्य का निवेश आकर्षित किया जा सकेगा। इसमें 5,25,000 रोजगार सृजित करने की क्षमता है। इस्पात उत्पादन क्षमता में 25 मिलियन टन की वृद्धि होगी। वैश्विक इस्पात मूल्य श्रृंखला में भागीदारी के लिए इस्पात क्षेत्र की तकनीकी क्षमता निर्माण के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होगा। विशिष्ट इस्पात के लिए पीएलआई योजना का उद्देश्य देश के भीतर इस तरह की इस्पात श्रेणी के निर्माण को बढ़ावा देना है। साथ ही इसका उद्देश्य भारतीय इस्पात उद्योग को प्रौद्योगिकी के मामले में परिपक्वता प्रदान करना और मूल्य श्रृंखला को उन्नत करने में सहायता करना है। इसे टारगेट सेगमेंट के रूप में चुना गया है क्योंकि वर्ष 2020-21 में भारत में उत्पादित 102 मिलियन टन इस्पात में से केवल 18 मिलियन टन ही मूल्य वर्धित इस्पात था। पीएलआई योजना के अंतर्गत शामिल विशिष्ट इस्पात की 5 श्रेणियां हैं, जिनमें शामिल है लेपित या परतदार इस्पात उत्पाद, उच्च क्षमता या टूट फूट प्रतिरोधी इस्पात, विशेष रेल इस्पात, मिश्र धातु इस्पात उत्पाद और इस्पात के तार तथा विद्युतीय इस्पात। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक ऊर्जा क्षेत्र से है। सरकार ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 जारी किया है। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और अलायंस फॉर अ एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसे पहली बार वर्ष 2018 में जारी किया गया था। ये 6 क्षेत्रों में 68 गुणात्मक, मात्रात्मक और परिणाम आधारित संकेतकों का उपयोग करके ऊर्जा दक्षता में 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रदर्शन का आकलन करता है। ये क्षेत्र हैं भवन, उद्योग, नगरपालिका, परिवहन, कृषि तथा विद्युत वितरण कंपनियां और क्रॉस सेक्टर। ये संकेतक नीति और विनियमन, वित्त व्यवस्था, संस्थागत क्षमता, ऊर्जा दक्षता उपायों को अपनाने और ऊर्जा बचत में राज्यों के प्रदर्शन का आकलन करते हैं। राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों को उनके प्रयासों और उपलब्धियों के आधार पर फ्रंट रनर, अचीवर, कॉन्टेंडर और एस्पिरेंट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस सूचकांक का महत्व ये है कि ये ऊर्जा दक्षता नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी निर्माण एवं कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करेगा। इससे सर्वोत्तम प्रथाओं को रेखांकित किया जाएगा और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। ये राज्य विशिष्ट ऊर्जा दक्षता लक्ष्य निर्धारित करने और प्रगति की निगरानी करने के लिए आधार प्रदान करेगा। इस सूचकांक में कई अनुशंसाएं भी की गई हैं, जैसे कि ऊर्जा दक्षता की प्राप्ति के लिए अंतिम उपयोग, ऊर्जा संबंधी डेटा संग्रह और विश्लेषण को संस्थागत बनाना चाहिए। ऊर्जा दक्षता वित्त पोषण और बजट आवंटन में सुधार किया जाना चाहिए। इसके अलावा ऊर्जा दक्षता लाभ प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ सहयोग करना चाहिए। सरकार ने एक राष्ट्रीय कार्बन बाजार के निर्माण के लिए भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसका उद्देश्य ऊर्जा बचत और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की दिशा में कॉर्पोरेट और निजी क्षेत्रों को शामिल करना है। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के एक अनुमान के मुताबिक जलीय तंत्रों में प्लास्टिक प्रदूषण वर्ष 2040 तक
3 गुना तक बढ़ सकता है। UNEP ने ये रिपोर्ट प्रदूषण से समाधान तक समुद्री कचरे और प्लास्टिक प्रदूषण का एक वैश्विक अनुमान शीर्षक से जारी की है। इस रिपोर्ट से पर्यावरण पर समुद्री कचरे और प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभाव और पारिस्थितिकी तंत्र, वन्यजीव एवं मनुष्यों के स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों का पता चलता है। आइए अब जानते हैं इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों के बारे में। कुल समुद्री अपशिष्ट का कम से कम 85% हिस्सा प्लास्टिक अपशिष्ट है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्लास्टिक पुनर्चक्रण दर 10% से भी कम है और प्लास्टिक से संबंधित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन ज्यादा है। ये समुद्री जीवन, मानव स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के समक्ष संकट उत्पन्न करता है। रिपोर्ट में ये उल्लेख किया गया है कि समुद्री अपशिष्ट और प्लास्टिक प्रदूषण के मुख्य स्रोत भूमि आधारित हैं। आइए अब बात करते हैं इस रिपोर्ट में दी गई प्रमुख अनुशंसाओं के बारे में। प्रमुख प्लास्टिक उत्पादों की पूर्ण उपयोग अवधि का मूल्यांकन और जोखिम ढांचे का विकास करना चाहिए। जलीय परिवेश में माइक्रोप्लास्टिक के मनुष्यों और वन्य जीवों पर पड़ने वाले प्रभावों को स्पष्ट करने के लिए स्वास्थ्य एवं विश्व विज्ञान संबंधी मानदंडों की परिभाषा के निर्धारण और उसके परीक्षण की जरूरत है। योजकों के उपयोग को कम करने और वैकल्पिक बहुलकों और संबंधित पदार्थों का विकास करने के लिए हरित रसायन नवाचार सृजित करने चाहिए। सूचना विज्ञान और सामंजस्यपूर्ण निगरानी ढांचे की स्थापना करनी चाहिए। लघु पैमाने पर अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकियों का विकास करना चाहिए जो प्लास्टिक अपशिष्ट के स्रोतों के पास स्थित हो सकते हैं। और इस मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यवहारिक अर्थशास्त्र और शिक्षा अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अगली खबर बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए स्केल आधारित विनियामक ढांचा जारी किया। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए विनियामक संरचना में उनके आकार, गतिविधि और कथित जोखिम के आधार पर 4 स्तर शामिल होंगे। पहला स्तर है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बेस लेयर। इसमें जमा स्वीकार नहीं करने वाली गैर प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण NBFC शामिल होंगी। ये बढ़ी हुई पारदर्शिता के साथ साधारण विनियमन का लाभ उठाना जारी रखेंगी। दूसरा स्तर है NBFC मिडिल लेयर। इसमें जमा स्वीकार करने वाली NBFCs और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार नहीं करने वाली NBFCs शामिल होंगी, जहां RBI बैंकों और NBFCs के बीच आर्बिट्रेज को नियंत्रित करना चाहता है। यहां आर्बिट्रेज का मतलब है लाभ के लिए होने वाले व्यापार से। तीसरी श्रेणी है NBFC अपर लेयर। इसके तहत शीर्ष 10 पात्र NBFCs अन्य किसी भी कारक से निरपेक्ष अपनी संपत्ति के आकार के संदर्भ में सदैव अपर लेयर में रहेंगी। और चौथी श्रेणी है NBFC टॉप लेयर। इस लेयर के आदर्श रूप में खाली रहने की अपेक्षा है क्योंकि इसमें प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण NBFC शामिल होंगी। इसके अलावा NPA से संबंधित नियम भी बनाए गए हैं, जिसमें कि 150 दिनों से अधिक के अतिदेय के लिए 31 मार्च 2024 तक समय सीमा निर्धारित की गई है, 120 दिनों के लिए 31 मार्च 2025 तक और 90 दिनों के अतिदेय के लिए 31 मार्च 2026 की सीमा निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि ये विनियामक ढांचा 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगा। इसका उद्देश्य महामारी के बाद अशोध्य ऋण वृद्धि की आशंका के बीच किसी भी प्रणालीगत जोखिम को कम करना है। विनियामक संरचना में सभी स्तरों के लिए स्केल बेस्ड रेगुलेटरी के तहत अन्य परिवर्तन भी किए गए हैं, जैसे कि RBI ने NBFCs की सभी श्रेणियों के लिए गैर निष्पादित परिसंपत्ति वर्गीकरण को 90 दिनों से ज्यादा कर दिया है। इसके अलावा आरंभिक सार्वजनिक निर्गम IPO के सब्सक्रिप्शन के वित्त पोषण के लिए प्रति उधारकर्ता 1 करोड़ रुपए की सीमा निर्धारित की गई है। अमेरिका ने स्पष्ट किया कि यदि चीन ताइवान पर आक्रमण करता है तो अमेरिका उसकी रक्षा करेगा। ये चीन ताइवान मुद्दे पर लंबे समय से विद्यमान अमेरिकी रणनीतिक अस्पष्टता में परिवर्तन को दर्शाता है। ताइवान के प्रति अमेरिकी रणनीतिक अस्पष्टता ताइवान जल संधि के दोनों ओर के पक्षों द्वारा किसी भी एक तरफा निर्णय को प्रतिबंधित करती है। इससे संभावित रूप से वर्तमान स्थिति गंभीर बन सकती है। अमेरिका चीन की एक चीन नीति के तहत ताइवान पर चीन के दावों को मान्यता प्रदान करता है, लेकिन ताइवान संबंध अधिनियम 1979 के तहत यदि चीन ताइवान पर आक्रमण करता है तो अमेरिका ताइवान की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि एक चीन नीति के तहत पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ संबंध स्थापित करने के इच्छुक देशों के रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ तथा न ही ताइवान के इन देशों के साथ कोई भी आधिकारिक संबंध होने चाहिए। बीजिंग के ताइवान के निकट अधिक संख्या में युद्धक विमान भेजे जाने के बाद 40 वर्षों में चीन और ताइवान के बीच तनाव
तनाव ज्यादा बढ़ गया है। चीन की आक्रामक नीति और चिंताएं तब उभर कर और सामने आती हैं जब अमेरिका द्वारा ताइवान को सामरिक और रक्षा समर्थन दिया जाता है और एक चीन नीति को चुनौती दी जाती है। भारत का पक्ष वर्ष 1949 से एक चीन नीति को मान्यता देने का रहा है, लेकिन वर्ष 2010 के बाद से भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी आक्रामकता में वृद्धि की पृष्ठभूमि में एक चीन नीति की मान्यता को रोक दिया है। वस्त्र मंत्रालय ने पीएम मित्र के तहत 7 पार्क स्थापित करने के लिए अधिसूचना जारी की है। पीएम मित्र योजना की घोषणा वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 9 को प्राप्त करने में भारत की मदद करने के लिए पीएम मित्र पार्क की परिकल्पना की गई है। सतत विकास लक्ष्य 9 लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण, सतत औद्योगिकरण और नवाचार को बढ़ावा देना है। पार्क को एक विशेष प्रयोजन वाहन यानी एसपीवी द्वारा विकसित किया जाएगा। इसका स्वामित्व सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी मोड में राज्य सरकार और भारत सरकार के पास होगा। 7 पीएम मित्र पार्क विभिन्न इच्छुक राज्यों में स्थित ग्रीनफील्ड या ब्राउनफील्ड स्थलों पर स्थापित किए जाएंगे। ग्रीनफील्ड स्थलों के लिए केंद्रीय विकास पूंजी सहायता 500 करोड़ रुपए की सीमा के साथ परियोजना लागत की 30% होगी। ब्राउनफील्ड पीएम मित्र को अधिकतम 200 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे और विकास पूंजीगत सहायता कुल परियोजना की 30% होगी। पीएम मित्र योजना प्रधानमंत्री के 5F विजन से प्रेरित है। 5F फॉर्मूले में शामिल है फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन तथा फैशन टू फॉरेन। और इसके महत्व की बात की जाए तो ये योजना अर्थव्यवस्था में वस्त्र क्षेत्र के विकास में मदद करेगी, लॉजिस्टिक लागत को कम करेगी और भारतीय वस्त्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करेगी, निवेश को आकर्षित करेगी और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगी। इसके अलावा एकीकृत व्यापक पैमाने पर और आधुनिक औद्योगिक अवसंरचनाएं सुविधाएं विकसित करेगी। आइए अब आपको बताते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। भारतीय तार मार्ग का अधिकार संशोधन नियम 2021। केंद्र सरकार ने भारतीय तार मार्ग का अधिकार संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया है। भारत में भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर और भूमि के ऊपर मोबाइल टावर अवसंरचना के परिनियोजन में तेजी लाने के लिए राइट ऑफ वे नियमों को प्रमुख प्रवर्तक माना गया है। इस नियम की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो ये भारतीय तार मार्ग का अधिकार नियम 2016 में भूमि के ऊपर तार मार्ग की स्थापना के लिए अंकित एक मुश्त मुआवजे और एक समान प्रक्रिया से संबंधित प्रावधानों को शामिल करेगा। इसके तहत 1000 रुपए प्रति किलोमीटर की सीमा तय की गई है। भूमिगत और भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की स्थापना, रखरखाव, मरम्मत, अंतरण अथवा स्थानांतरण के लिए प्रशासनिक शुल्क और बहाली शुल्क के अलावा कोई शुल्क नहीं होगा। फेसबुक का नाम बदलकर द वर्ज हो सकता है। फेसबुक के लिए इसका मूल कारण एक सोशल मीडिया कंपनी से मेटावर्स कंपनी में परिवर्तित होना है। मेटावर्स एक आभासी परिवेश को दर्शाता है जहां आप डिजिटल स्पेस में लोगों के साथ उपस्थित हो सकते हैं। इसका अर्थ है कि अपने मित्रों के साथ ऑनलाइन चैट करने की बजाय आप डिजिटल जगत में वर्चुअल रियलिटी हेडसेट या अन्य उपकरण का उपयोग करके अपने संबंधित डिजिटल अवतार में उनसे मिल सकते हैं। जीरो वेस्ट सिटीज चैलेंज। वेस्टेड ने गुवाहाटी के 2 विजेताओं श्री गुरु प्लास्टिक और इनसाइड आउट के उद्यमियों को चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए उनके कार्य के लिए चुना है। गुवाहाटी वेस्टेड द्वारा चुने गए 3 शहरों में से एक है। वेस्टेड जीरो वेस्ट सिटीज चैलेंज आरंभ करने वाली यूनाइटेड किंगडम स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है। अन्य 2 शहर जोहान्सबर्ग और हो ची मिन सिटी हैं। इसका उद्देश्य ऐसे उद्यमियों की तलाश करना है जिनके पास ऐसे नवोन्मेषी व्यवसायिक विचार हों जो अपशिष्ट को कम करने या पुनर्चक्रण करने तथा हरित रोजगार के अवसर उत्पन्न करने में सहायता कर सकें। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित अभ्यास DRDO द्वारा अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी हीट को ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। स्वायत्त उड़ान के लिए इसे DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान बेंगलुरु द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। ये एक ड्रोन है जिसका उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के लिए एक लक्ष्य के रूप में किया जाएगा। इस टारगेट एयरक्राफ्ट के प्रदर्शन की निगरानी दूरमापी तथा रडार एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम सहित विभिन्न ट्रैकिंग सेंसर के माध्यम से की गई है। इसे एक छोटे गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित किया जाता है और इसमें माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल आधारित जड़त्वीय संचालन प्रणाली मौजूद है।
सक्षम केंद्र। दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 13 राज्यों के 77 जिलों में 152 वित्तीय साक्षरता और सेवा वितरण सक्षम केंद्र आरंभ किए गए हैं। इस केंद्र का प्रमुख उद्देश्य स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और ग्रामीण निर्धनों को वित्तीय साक्षरता तथा वित्तीय सेवाओं जैसे कि बचत, ऋण, बीमा और पेंशन आदि के वितरण की सुविधा प्रदान करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सक्षम नामक मोबाइल और वेब आधारित एप्लीकेशन को भी विकसित किया है। इसका उपयोग सामुदायिक संसाधन व्यक्ति द्वारा विभिन्न वित्तीय सेवाओं के प्रसार में सहायता के लिए किया जाएगा। अमूर फाल्कन। मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में अमूर फाल्कन का आगमन आरंभ हो गया है। आपको बता दें कि ये एक लोकप्रिय प्रवासी पक्षी है जो अपने वार्षिक प्रवास के दौरान इस क्षेत्र में आता है। इन्हें स्थायी रूप से अखुई पुइना के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका का दक्षिणी भाग इनका शीतकालीन प्रवास स्थल है। इस प्रवास के दौरान ये अक्सर अक्टूबर महीने के दौरान नागालैंड और मणिपुर के अलावा पूर्वोत्तर भारत के कुछ अन्य स्थानों में बड़ी संख्या में आते हैं। वे अफ्रीका जाने के लिए अपनी लगातार उड़ान के लिए पर्याप्त भोजन प्राप्त करने के बाद नवंबर माह में इस क्षेत्र को छोड़ देते हैं। IUCN में अमूर फाल्कन की स्थिति लीस्ट कंसर्न की है। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों की। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन को बाघों और जैव विविधता के संरक्षण में अपने प्रयासों के लिए अर्थ गार्जियन अवार्ड प्राप्त हुआ है। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व पश्चिमी घाट की एक उप इकाई नेल्लियापेंथी अन्नामलाई का एक संरक्षित भाग है। साथ ही ये केरल और तमिलनाडु के पारिस्थितिक रूप से समान अन्य वनों और संरक्षित क्षेत्र के बीच स्थित है। इसकी अनूठी विशेषता ये है कि इस टाइगर रिजर्व के इसके संगम रेंज के एक भाग करियाशोला को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और मुंह साफ रखिए और टीकाकरण अवश्य पूर्ण कराइए। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।